निशा परवीन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्मार्ट बायोलॉजी। दोस्तों, हमने कल फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको जो नई अपडेट्स हैं वो डेली मिलती रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, तो कल जो हमने क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टार्टिंग किया था, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने कहा कि हम फोटोसिंथेसिस अपग्रेड लेवल पर, मीन्स जो हायर लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो देखें क्या होता है फोटोसिंथेसिस। कल हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हम रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर इसको, जो ग्रीन प्लांट हैं या हरे पादप हैं, ग्रीन प्लांट या हरे पादप सनलाइट को यूज करते हैं, सूर्य के प्रकाश को यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उसको ट्रैप करके उसको यूज करते हुए क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। हमने कल ये भी बात की थी जो फूड होगा वो फूड एक्चुअल में, फूड का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर बनेंगे। जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों का फॉर्मेशन होगा, कार्बनिक पदार्थ बनेंगे। अब कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं ये हम देखें। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं इनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये ग्लूकोज जब कलेक्ट हो जाता है प्लांट्स के अंदर तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। बनता ग्लूकोज है लेकिन ग्लूकोज की यूनिट्स जब कंबाइंड होती हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, स्टार्च के अंदर। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस की हमने बात की। अब फोटोसिंथेसिस जो केमिकल रिएक्शन की हम बोल रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, उपचयी क्रिया होगी। एनाबॉलिक रिएक्शन या उपचयी क्रिया होगी जिसके अंदर जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, सरल पदार्थ होते हैं, इन सिंपल सब्सटेंसेस से, सरल पदार्थों से किसका फॉर्मेशन किया जाता है, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास में सिंपल सब्सटेंसेस कौन से हैं और उससे कौन सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन की हम बात करते हैं। सिंपल सब्सटेंसेस में हमारे पास में यहाँ पर होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का एक रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ हम इसको बोल सकते हैं। तो CO2 यहाँ पर रॉ मटेरियल होगा। CO2 की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में, वाटर के साथ में। जब CO2 की कार्बन और ऑक्सीजन और वाटर के हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ये सारी प्रोसेस किसके अंदर होगी, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये सिंपल सब्सटेंसेस हैं, ये सरल पदार्थ हैं और इन सरल पदार्थों से किसका फॉर्मेशन होगा, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। हाँ, तो फ्रेंड्स, तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर सिंपल सब्सटेंसेस या जो सरल पदार्थ हैं, ये सरल पदार्थ, इन्हें हम रॉ मटेरियल, कच्चा माल कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस का। कौन होता है, CO2 एंड H2O। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है वो कौन है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होगी। जैसे कि हम कहते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो वो ऑक्सीजन एक्चुअल में कहाँ पर रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर। फोटोसिंथेसिस की थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो सबसे पहले डिस्कवरी की, मींस प्लांट ऐसी कोई प्रोसेस करते हैं उसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम है स्टीफन हेल्स। आप जब भी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और प्लांट फिजियोलॉजी में आप स्टीफन हेल्स को नहीं भूल सकते, इसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न आप ही मुझे बताएं कि क्या रीज़न है कि हम स्टीफन हेल्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। इस चीज़ के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
तो स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया कि प्लांट्स ऐसी कोई प्रोसेस करते हैं, बट उन्होंने कोई फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं किया था। अब जैसे कि हमने कहा कि ये सिंपल सब्सटेंसेस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, तो CO2 ही यूज होती है, वाटर ही यूज होता है, ग्लूकोज ही बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। इन सब के बारे में किसने बताया? तो हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं यहाँ पर कि इन सब चीज़ों के बारे में किसने बताया। देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन। सबसे पहले स्टडी के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज होती है, जो हरे पौधे हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहले बताया कि जो प्लांट्स हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जोसेफ प्रिस्टले ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक जार लिया, उस जार के अंदर एक माउस को और एक कैंडल को रखा। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि जो माउस है वो डेड हो जाता है, जो कैंडल है वो बुझ जाती है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में माउस और कैंडल के साथ में उन्होंने एक मिंट प्लांट को रखा, तो देखा कि जो माउस है वो भी लाइव रहता है, क्योंकि लाइव रहने के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे ही जो कैंडल है वो भी जलती रहती है। जलती क्यों रहती है? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जल रही है, बर्निंग हो रही है, तो उसके लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रिस्टले ने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से रिलीज होती है? ग्रीन प्लांट से रिलीज होती है। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि CO2 का यूज किया जाता है, तो CO2 का यूज होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। CO2 यूज की जाएगी, CO2 को फिक्स किया जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होगा। इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है सेनेबियर। सेनेबियर ने CO2 के यूज के बारे में बताया था। इसी तरह से H2O है। H2O का यूज होता है, प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके CO2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो इसके बारे में, वाटर के यूज या जल के उपयोग के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है सोसर, या सेसर भी हम इसको कहते हैं, डी सेसर। ठीक है, तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा या जो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, जो कार्बनिक पदार्थ बनेंगे वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनेंगे। इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन है? जेन इंजनहाउस। इंजनहाउस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं या फिर CO2 और वाटर का यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद में वो ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में किसको बनाते हैं? ग्लूकोज को बनाते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? इंजनहाउस ने। तो ये एक बहुत ब्रीफ हिस्ट्री हमने पढ़ी है यहाँ पर, कुछ कॉमन चीज़ें जो थी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमने कल एक टॉपिक छोड़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, उन ग्रीन प्लांट्स के पास में ऐसा क्या है जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो जैसे कि हमने वर्ड यूज किया ग्रीन, ग्रीन वर्ड आते ही माइंड में एक वर्ड क्लिक करता है जिसे हम कहते हैं क्लोरो या फिर हरित। ग्रीन मीन्स हरा, तो यहाँ पर जो टेक्निकल वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा? क्लोरो। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन ग्रीन प्लांट्स के पास में एक ऐसा कलर है, एक पिगमेंट है या वर्णक है जिसको कहते हैं हम क्लोरोफिल। क्लोरो फॉर ग्रीन एंड फिल फॉर पर्न या लीफ। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स, उनके पास में ये सबसे इम्पोर्टेंट पिगमेंट होगा, इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और यही रीज़न है कि जो एनिमल सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, बिकॉज एनिमल सेल्स के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो जैसे हमने कहा कि ये पूरी रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की, उसी के अंदर हम किसको ऐड करेंगे? क्लोरोफिल को। ठीक है, क्लोरोफिल या पर्णहरित का यूज किया जाएगा। इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे डिट्रोचेट, कि प्लांट क्लोरोफिल को या पर्णहरित को यूज करते हैं। इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे डिट्रोचेट। और एक लास्ट वन हमने कहा फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, तो लाइट का यूज होगा, तो सनलाइट का यूज किया जाता है। प्लांट्स सनलाइट को या सूर्य के प्रकाश को यूज करते हैं। इसके बारे में भी बताने वाले साइंटिस्ट कौन हैं? जेन इंजनहाउस। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस के बारे में जो अलग अलग
सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं, उन सब्सटेंसेस के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस के ये कुछ हमने साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर स्टडी की, ये हमने ब्रीफ हिस्ट्री ली है, जिसके अंदर हमने कुछ साइंटिस्ट की बात की जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, या जो उसके रॉ मटेरियल हैं ग्लूकोज है, उन सब के बारे में बताया। इसके अलावा भी कुछ और साइंटिस्ट हैं, जैसे कि एमर्सन है, रूबेन कैमन है, रॉबर्ट हिल है, ब्लैकमैन है, पार्क पोन है। इन सब साइंटिस्ट के बारे में हम टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे, कौन से साइंटिस्ट ने हमें किस चीज़ के बारे में बताया फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। साइंटिस्ट का नाम आप जरूर याद रखें, बिकॉज साइंटिस्ट कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह की आपको डिस्कवरी दी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस जब स्टार्ट होगी, कोई भी एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, क्या चीज़ें यूज़ की जाएंगी उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हमें कोई भी काम करना है तो पहले उसके लिए यूज़ क्या क्या आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर वो काम कैसे होगा और फाइनली उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस को भी 3 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या यूज़ होगा, फिर उसके बाद हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे होती है, कहाँ पर होती है, और फाइनली उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस है तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ कौन आ जाती है, लाइट। तो यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जो हम स्टार्ट करेंगे, क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो हमें चाहिए सबसे पहले एनर्जी सोर्स या ऊर्जा स्रोत। हमने स्टार्टिंग में ही बात की है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस है। प्लांट को एनर्जी मिलेगी, प्लांट एनिमल को एनर्जी देगा। तो वो एनर्जी मिल कहाँ से रही है, हमने कहा कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। पूरे अर्थ पर सूर्य ही एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का, वहीं से एनर्जी मिलती है। तो वो सनलाइट जो वो एनर्जी है, सन एनर्जी है, या जिसे हम कहेंगे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, उसको प्लांट कैसे यूज कर पा रहा है, और सनलाइट है तो उसके अंदर किस तरह के रेडिएशंस, किस तरह की विकिरणें हैं जिसको कि प्लांट यूज कर सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इससे रिलेटेड वो है एनर्जी सोर्स या ऊर्जा स्रोत। और यहाँ पर ऊर्जा स्रोत या एनर्जी सोर्स कौन है, सनलाइट या सूर्य का प्रकाश। ठीक, अब जब हम सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं तो नॉर्मली हम बाहर देखेंगे तो हमें सनलाइट से सिर्फ एक ही तरह की लाइट नजर आती है, जो कि हमें कैसी नजर आती है, व्हाइट कलर में, जिसे हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। लेकिन अगर इस सनलाइट को या कोई भी व्हाइट लाइट हो, उस व्हाइट लाइट को आप किसी प्रिज्म से निकालते हैं, तो जब आप प्रिज्म से निकालेंगे तो ये लाइट डिफ्रैक्ट हो जाती है, विकिरणित हो जाती है, और विकिरणित होकर ये अलग अलग कलर की लाइट देती है। अब हम कहेंगे कि सनलाइट आ रही है तो कोई प्रिज्म तो है नहीं, तो यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता, बल्कि जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या हम कहेंगे धूल के कण होते हैं। ये जो धूल के कण हैं, जैसे ही इनसे सनलाइट टकराती है तो ये सनलाइट को डिफ्रैक्ट कर देते हैं, विकिरणित कर देते हैं, और इस तरह से हमें अलग अलग कलर में, नॉर्मली 7 कलर्स में हमें लाइट नजर आती है। ठीक है, तो इस 7 कलर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करें, जिससे कि इंद्रधनुष भी बनता है। तो जब सनलाइट आई, डस्ट पार्टिकल से टकराएगी तो अलग अलग कलर बनेंगे। जितनी भी रेडिएशंस आएंगी, जो कलर वाली रेडिएशंस आएंगी, उन सबका तरंग दैर्ध्य या लंबाई, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, सभी का अलग अलग होता है, और इसे हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं विब्ग्योर। जो सबसे पहले है इसका लैम्डा सबसे कम होगा, और जो सबसे लास्ट में है इसका लैम्डा सबसे अधिक होगा। मीन्स वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड लाइट की होती है। और यहाँ से आप ये भी याद रखें कि जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम, PS मीन्स फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है, रेड लाइट में। इंग्लिश में हम इसको विब्ग्योर फॉर्म में लर्न करते हैं, हिंदी में भी हम इसको याद कर सकते हैं। हिंदी फॉर्म में इसे कहा जाता है बेनी आहा पी ना ला। बे मीन्स बैंगनी,
इंडिगो या नीला, ब्लू आसमानी, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी एंड रेड लाल। तो ये आप दोनों सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। जो हम फर्स्ट में बोल रहे हैं, फर्स्ट का मतलब क्या है कि उसका जो वेवलेंथ है वो कम होगा, और जो हम लास्ट में बोल रहे हैं दैट मीन्स उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एनर्जी सोर्स सनलाइट होती है। ये जो पूरा हमने बताया, जो विकिरणें आती हैं, इन विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी कहा जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं। इसलिए हमें जो ये स्पेक्ट्रम मिलता है, इस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम भी इसको कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जो सनलाइट है, जब डस्ट पार्टिकल्स या जो एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनसे जब टकराती है तो इस तरह से डिफ्रैक्ट होगी। 7 कलर्स अलग अलग वेवलेंथ के आएंगे और ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या फिर अवशोषण वर्णक्रम। वर्ण मीन्स कलर होता है और यहाँ पर अलग अलग कलर की लाइट्स आ रही हैं और एक सीक्वेंस में आ रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सनलाइट की। सनलाइट जो है, सनलाइट व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश के रूप में होती है। हमने कहा जब ये एटमॉस्फेयर में आती है तो ये डिफ्रैक्ट होती है और डिफ्रैक्ट होकर ये अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग तरंगदैर्घ्य की लाइट्स बनाती हैं या रेडिएशंस बनाती हैं, विकिरणें बनाती हैं। तो यहाँ पर हमने एक जो हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की, तो वो इस तरह से रहेगा। जो वेवलेंथ है वो जो रेडिएशंस हैं वो कौन कौन सी वेवलेंथ में होंगी उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जब व्हाइट लाइट अर्थ पर आती है तो व्हाइट लाइट सिर्फ ये जो हमने स्पेक्ट्रम की बात की है ये हमें दिखाई देता है। हम इसको प्रिज्म से भी निकालते हैं या हमें रेनबो इंद्रधनुष के रूप में भी दिखाई देता है। दैट मीन्स हम इसको देख सकते हैं। तो जिसको हम देख सकते हैं इसको कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश मीन्स ये वो लाइट है जिसे हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देगी। इस 390 नैनोमीटर वेवलेंथ, नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में हम मेजर करते हैं, तो 390 नैनोमीटर से कम जो वेवलेंथ की लाइट होती है उसको हम देख नहीं सकते। 760 नैनोमीटर से ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है उसे भी हम देख नहीं सकते हैं। तो इसके बाद में 390 से 760 के बाद में जो पहले और बाद में जितना भी लाइट्स होती हैं उन्हें देख नहीं सकते, इसलिए उनको कहा जाता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम है, दृश्य प्रकाश है। इसके अंदर कौन कौन सी लाइट आती है, तो जैसे कि अभी हमने बात की थी विब्ग्योर फॉर्म में हम इसे लिखते हैं VIBGYOR, दिस इज विब्ग्योर, या इसे हम लिख सकते हैं पिनाला। तो वॉयलेट कलर या बैंगनी रंग होगा, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 390 से 430 नैनोमीटर। इसी तरह से इंडिगो कलर होगा तो 430 टू 470 नैनोमीटर, और ऐसी ही जो रेड लाइट होगी फाइनली तो वो होगी 650 टू 760 नैनोमीटर वेवलेंथ में। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड लाइट की होती है। ठीक है, जब हम बात करें फोटोसिंथेसिस, ये तो हमने कॉमनली लाइट की बात की है, लेकिन जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के लिए दो लाइट्स या दो लाइट रेडिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है रेड लाइट और दूसरी होती है ब्लू लाइट। तो ये कॉमन हमने बात की है। इसके अंदर रेड लाइट और ब्लू लाइट ये दो ऐसी लाइट रेडिएशंस हैं जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस जो मैक्सिमम प्रोसेस होती है वो इन दोनों ही लाइट के अंदर होती है। इसके अलावा सभी लाइट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। याद रखें, जो ग्रीन लाइट है मीन्स 500 टू 560 नैनोमीटर है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या उनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो ग्रीन लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, यूज़ नहीं कर पाते हैं। इससे पहले 390 से पहले अप्रोक्सीमेटली 300 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है ये जो वेवलेंथ वाली लाइट होगी, इसे कहा जाता है यूवी रेडिएशंस, या इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें।
तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हैं, ये इनविजिबल लाइट से इन्हें हम देख नहीं सकते। ऐसे ही 760 नैनोमीटर के बाद में अप टू 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर तक की जो लाइट आती है इसको कहा जाता है IR, इंफ्रारेड, या फिर इसे हम कहते हैं अवरक्त लाल किरणें। तो ये जो अवरक्त लाल है इसको भी हम देख नहीं पाते हैं, तो ये हमारे लिए है। अदरवाइज प्लांट्स पर इनका भी इफेक्ट होता है, ये भी इफेक्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में इनका कोई यूज नहीं होता है। सो दिस इज एनर्जी सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि नीट का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो कौन सी ऐसी लाइट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? दिस इज ग्रीन लाइट। किसमें सबसे ज़्यादा होगा? ब्लू और रेड। याद रखें, सिर्फ रेड लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब ब्लू लाइट और रेड लाइट दोनों साथ में प्लांट को दी जाएंगी तब जाकर ये फोटोसिंथेसिस होगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इमर्सन का इफेक्ट है तो हम पढ़ेंगे कि सिर्फ रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, दोनों होंगे साथ में तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। तो ये हमारे, जैसे हमने बात की कि रॉ मटेरियल होगा, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। तो पहली चीज़ क्या यूज़ होती है हमारे पास में? सनलाइट। प्लांट्स सनलाइट को यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्लांट ने बाहर से तो ले ली सनलाइट, लेकिन उस सनलाइट को कैप्चर कौन करेगा? तो जो सनलाइट है इसे हम सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं या सौर ऊर्जा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। इसे रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। तो सोलर एनर्जी कहें या रेडिएंट एनर्जी कहें या फिर सौर ऊर्जा कहें, तो ये जो एनर्जी है जो कि सन से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है, ये प्लांट्स के पास में आएगी। लेकिन अब इसको लेगा कौन? तो प्लांट्स से इसको लेने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोफिल अकेला ही इस काम को नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्लोरोफिल के साथ में कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सनलाइट का यूज़ करेंगे प्लांट्स। अब उस सनलाइट को प्लांट्स कहाँ पर यूज़ करते हैं, या वो जो सोलर एनर्जी है उसको प्लांट के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब करती है? तो कुछ पिगमेंट या कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसलिए कहा क्योंकि प्लांट के अंदर कई तरह के पिगमेंट्स हैं जो प्लांट को कलर देते हैं, फ्लावर को, फ्रूट को, या उसके जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं उनको कलर देते हैं। लेकिन वो पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं और कलर भी दे रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक। इन्हें पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते क्या, कहाँ पर हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं ये पाए जाते हैं प्लास्टिड्स में। आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। तो सेल बायोलॉजी आपने कोशिका विज्ञान पढ़ा होगा, कोशिका की सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। प्लांट और एनिमल सेल के अंदर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक डिफरेंस होता है कि जंतु कोशिका के पास में प्लास्टिड्स या फिर लवक नहीं पाए जाते हैं, और प्लांट सेल के पास में ये एक एडवांटेज है कि इनके पास प्लास्टिड्स या लवक होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यही डिफरेंस है, इसलिए एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती और प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस कर पाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं और ये प्लास्टिड्स किस तरह से जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उन्हें कैरी करते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को रखते हैं। तो प्लास्टिड्स या लवक के बारे में बात करें, जो सेल होगी, सेल के अंदर कई तरह के ऑर्गेनेल या कोशिकांग होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इस तरह से अलग अलग होंगे। उसी तरह से जो प्लांट सेल होती है, उस प्लांट सेल के अंदर हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट सेल। प्लांट सेल होगी तो उसके पास में दो तरह के बैरियर होंगे। एक होता है जिसे बोलते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति, दूसरा होता है अंदर की तरफ जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या इसको हम कहेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका कला। तो ये दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल साइड में होता है। साइड में होने का रीज़न आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी वैक्यूल या एक रिक्तिका पाई जाती है।
ठीक है। तो जो प्लांट सेल होगी इसी के अंदर कुछ इस तरह से छोटे छोटे से कोशिकांग होते हैं जो कई सारे हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्लांट सेल कितनी ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिव है, जो पादप कोशिका है कितना प्रकाश संश्लेषण करती है उसके बेसिस पर होंगी। तो ये जो ऑर्गेनेल होते हैं इन ऑर्गेनेल्स को ही कहा जाता है प्लास्टिड्स या लवक। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्लास्टिड्स या लवक। प्लास्टिड्स या लवक के मेन दो काम होते हैं, ये दोनों फंक्शंस भी आप याद रखें, डुअल फंक्शन। प्लास्टिड्स का पहला काम होता है कलर प्रोवाइड करना। प्लांट के अंदर जितने भी कलर हैं जो आप देख रहे हैं, फ्लावर का है, फ्रूट का है, लीव्स का है या कलरलेस स्ट्रक्चर है, तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? प्लास्टिड्स की वजह से ही होती हैं। तो प्लास्टिड कलर प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा जो मेन इनका फंक्शन होता है वो है फूड स्टोरेज, मीन्स भोजन संग्रहण, फूड को स्टोर करना। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा, तो फूड कहाँ पर स्टोर होगा? प्लास्टिड्स के अंदर ही स्टोर होगा। तो ये दो फंक्शन है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है जो आपके नीट लेवल का एग्जाम होता है उसके अंदर। तो दो फंक्शन होंगे, कलर भी प्रोवाइड करेगा और फूड भी स्टोर करेगा। तो अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की कि प्लास्टिड्स कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात की कि प्लास्टिड्स जो हैं वो ऑर्गेनल हैं, कोशिकांग हैं, जो कि अलग अलग प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिड्स हैं उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लवकों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, या इन्हें कहा जाता है वर्णी लवक। नाम से ही आपको पता चल रहा है क्रोमो या वर्णी वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या करेंगे? कलर प्रोवाइड करेंगे, रंग देंगे। ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिड्स या ऐसे लवक जिनके पास में कलर होता है, या कलर जो है वो किसकी वजह से है? पिगमेंट्स की वजह से है। तो पिगमेंट्स कैरी करते हैं जिनके पास वर्णक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? क्रोमोप्लास्ट। और ऐसे ही दूसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको वर्ड आपने और भी कहीं सुना हुआ है, इन्हें कहा जाएगा अवर्णी लवक। ल्यूको वर्ड आप सुनते हैं ल्यूकोसाइट्स में, या हमारी जो WBCs होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, वहां पर भी ल्यूको वर्ड यूज करते हैं। तो ल्यूको का मतलब क्या हुआ? अवर्णी, मीन्स जो श्वेत है, मीन्स जिनके अंदर किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं होगा। तो जो पिगमेंट को कैरी नहीं करते हैं, जिनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, उसको तो हम कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। और जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर अलग अलग कलर के बेसिस पर अलग अलग तरह के क्रोमोप्लास्ट हो सकते हैं। जो यहाँ पर मेन है, जो इम्पोर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, वो कौन सा क्रोमोप्लास्ट होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, या हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? हरित लवक। तो ये हमारे लिए मेन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ल्यूकोप्लास्ट के पास में किसी भी तरह का पिगमेंट या वर्णक नहीं है, तो फिर इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन कलर प्रोवाइड करना तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इनके पास में कोई कलर ही नहीं है, तो ये प्लांट को कलर नहीं देंगे। तो फिर इनका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो फिर मैं आपको कल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास थी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर इनिशियली किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हम एक बार रिमाइंड करते हैं। सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होगी सनलाइट की, एनर्जी की, जिससे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, किस तरह से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, कौन कौन सी लाइट है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो एब्जॉर्ब करने का काम किसका होगा? पिगमेंट्स का। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स में या फिर लवकों के अंदर। तो लवक कितने टाइप के होते हैं? मेनली 2 टाइप के, और इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो नेक्स्ट मेरी क्लास देखना ना भूलें, हम क्लोरोप्लास्ट की कंप्लीट स्टडी करेंगे। देन उसके बाद में हम पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। आप भी अपनी किसी भी तरह का डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।